कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका के बाल्टीमोर शहर का एक रात का सीन दिखता है। उस दिन साल का आखिरी दिन था और पूरे शहर में 31st नाइट और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था। बिल्डिंग्स की छतों पर लोग चढ़कर नाच गाना कर रहे थे और चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी। अचानक इस पार्टी के बीच पता नहीं कहां से एक स्नाइपर के एकदम परफेक्ट निशाने से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पल भर में छत पर पार्टी कर रहे लोग एक एक करके डाउन होने लगते हैं। सिर्फ छतों पर ही नहीं बल्कि लिफ्ट में या घरों के अंदर मौजूद लोग भी टपाटप मरने लगते हैं। स्नाइपर इस तरह से फायरिंग कर रहा था ताकि पटाखों के शोर में उसकी फायरिंग की आवाज सुनाई न दे। बस इसी तरह देखते ही देखते 31st नाइट का खुशनुमा माहौल एक भयानक सिचुएशन में बदल जाता है। अगले सीन में हमें एलेनोर फाल्को नाम की एक पुलिस ऑफिसर दिखती है जो एक रेस्टोरेंट में अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रही थी। ठीक उसी वक्त उसके पास इस फायरिंग की खबर आती है और वो तुरंत बाहर निकलकर पोजीशन लेना शुरू कर देती है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स की तरह एलेनोर भी बिल्डिंग के सामने जाकर विक्टिम्स को रेस्क्यू करने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डिटेक्टिव मैकेंजी से होती है। मैकेंजी अपनी लेजर लाइट से बुलेट का एंगल निकालने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी कई लोग दूसरी बिल्डिंग से चेक करके ये पता लगाते हैं कि सारी फायरिंग पास की ही एक बिल्डिंग के कमरे से की गई है। जब सब वहां जाने की तैयारी कर रहे थे तभी उस कमरे में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये शूटर कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है। उसने बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के साथ इस मैसकर को अंजाम दिया है। एलेनोर और बाकी पुलिस वाले अब उस बिल्डिंग के पास जाते हैं। वहां पहले से मौजूद कुछ पुलिस वाले अंदर फंसे लोगों को जल्दी बाहर निकालने में मदद कर रहे थे, लेकिन एलेनोर दिमाग लगाती है और उन सब के चेहरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि हो सकता है कि इसी भीड़ में वो किलर छुपा हो। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वो स्वैट टीम के साथ सीढ़ियों के रास्ते उस फ्लोर पर पहुंचती है जहां धमाका हुआ था। पूरे फ्लोर पर इतना धुआं था कि एलेनोर को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी बीच फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देती है और बिल्डिंग से सबको सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है। स्वेट टीम और एलेनोर अपने ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं कि उस बिल्डिंग में कोई भी डेड बॉडी या जिंदा इंसान नहीं मिला। धुएं की वजह से एलेनोर अपना बैलेंस खो देती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद एलेनोर की हालत थोड़ी सुधरती है। इसके बाद FBI की एक टीम उस बिल्डिंग में आती है और अपने ट्रेन्ड डॉग्स के साथ चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू करती है, लेकिन उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। एलेनोर वहां मास्क पहनकर लेटी हुई थी तो एक कैप्टन उसे टोकता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां बैठकर ट्रीटमेंट कराया जाए। ये सुनकर एलेनोर अपना मास्क हटाकर वहां से निकलने लगती है। तभी उसका पुलिस कैप्टन भी उसे बिना मास्क के 17वीं मंजिल तक चढ़ने के लिए सुना देता है। अगले सीन में हमें FBI का हेडक्वार्टर दिखता है जहां लाइमार्क नाम का एक सीनियर एजेंट पूरी टीम को ब्रीफ कर रहा था। दरअसल उसे ही इस सन की किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। वो सबको बताता है कि ये किलर किसी भी हाल में पकड़ में नहीं आना चाहता। 29 लोगों को मारने के बाद भी कहीं से किलर का कोई सामान या एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला है, लेकिन पुलिस टीम को अपनी पूरी जान लगा देनी है उसे ढूंढने के लिए। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि ये किलर शायद किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई ग्रुप इसकी जिम्मेदारी ले लेता, लेकिन अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ये आदमी शायद कोई मेंटली बीमार या साइकोपैथ किलर हो सकता है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई गोरा आदमी ऐसा कत्लेआम करता है तो उनका पहला शक यही होता है। जाहिर है लाइमार्क एक और जरूरी बात कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें किसी भी तरह का भेदभाव या बायसनेस नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि किलर शायद किसी खास जाति, धर्म या दुश्मन देश का आदमी है। उसे बस एक आम इंसान मानकर ही ढूंढना होगा। लाइमार्क की इस ब्रीफिंग के खत्म होने के बाद जब एलेनोर अपने ऑफिस रूम में आती है तो उसका कुलीग लाइमार्क की इन बातों का मजाक उड़ाने लगता है। उसके कुलीग के मुताबिक किलर शायद कोई दिमागी तौर पर बीमार इंसान है जो पैदा ही लोगों को मारने के लिए हुआ है। लेकिन एलेनोर कहती है कि असल अपराधी वो लोग हैं जो बचपन में किसी पंछी के पर काट देते हैं और बड़े होकर उसे हिंसक बनने पर मजबूर कर देते हैं। जब एलेनोर अपने कुलीग के साथ ये बातें कर रही थी तब FBI एजेंट लाइमार्क कमरे के बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेता है। लाइमार्क अंदर आकर एलेनोर के कुलीग को बाहर जाने को कहता है। फिर वो एलेनोर से पूछता है कि किलर को लेकर उसका नजरिया इतना अलग क्यों है। एलेनोर जवाब देती है कि उसे लगता है कि किलर किसी चीज से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। तब लाइमार्क पूछता है कि फिर उस आदमी ने 29 लोगों को ही क्यों मारा? वो 2-3 को मार सकता था या फिर 50-60 लोगों को भी तो मार सकता था। तब एलेनोर जवाब देती है कि जैसे किसी का पेट भर जाए तो उसे और खाने की इच्छा नहीं होती। शायद उस आदमी की भी मारने की इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए वो रुक गया। लेकिन ये अंत नहीं है, शायद उसे फिर से भूख लगेगी। ये सब बातें सुनकर लाइमार्क को एलेनोर की सोच पसंद आती है और इसीलिए वो खास तौर पर उससे हाथ मिलाता है और अपना परिचय देता है। उस रात एलेनोर घर लौटने के बाद स्विमिंग करती है और सो जाती है। अगली सुबह अपने सीनियर ऑफिसर की कॉल से अचानक उसकी नींद खुलती है। ऑफिसर उसे बताता है कि एजेंट लाइमार्क ने एलेनोर को स्पेशली एक कॉफी शॉप पर बुलाया है। एक आम पुलिस वाले को FBI एजेंट बुला रहा है, मतलब यकीनन कुछ तो स्पेशल होगा। खैर एलेनोर जल्दी से तैयार होकर उस
कॉफी शॉप में लाइमार्क से मिलने पहुंच जाती है। लाइमार्क उसे बताता है कि उसने एलेनोर को यहाँ क्यों बुलाया है। लाइमार्क को लगता है कि एलेनोर एक अच्छी डिटेक्टिव बन सकती है क्योंकि वो किलर की साइकोलॉजी को बेहतर समझ पाएगी, क्योंकि उसके पास सोचने का एक अलग नजरिया है। लाइमार्क एलेनोर को बताता है कि वो उसे अपने ब्यूरो में ट्रांसफर करवा लेगा ताकि वे बिना किसी रुकावट के अच्छे से काम कर सकें। इसके कुछ ही देर बाद मैकेंजी भी उस कॉफी शॉप में आकर उनके साथ शामिल हो जाता है। लाइमार्क मैकेंजी से एलेनोर का परिचय कराता है, हालांकि उनकी मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। एलेनोर को इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में ट्रांसफर कराने के बाद लाइमार्क अपनी पूरी टीम के साथ एक मीटिंग करता है। मीटिंग में मैकेंजी बताता है कि बिल्डिंग के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत जितने भी डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है उन सब की बारीकी से जांच हो रही है। उस बिल्डिंग में कोई फोन या वायर लाइन नहीं थी क्योंकि असल में वहाँ कोई रहता ही नहीं था। दरअसल एक ग्रुप को यह बिल्डिंग खाली मिली थी और वे वहाँ न्यू ईयर पार्टी करने गए थे। बिल्डिंग का एक केयर टेकर अभी तक मिल नहीं रहा है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वह इस घटना में किसी भी तरह से शामिल है क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक वह आदमी काफी सीधा और शरीफ किस्म का है। मीटिंग में मौजूद मैकेंजी नाम का एक और डिटेक्टिव बताता है कि उनकी टीम ने बुलेट एनालिसिस से पता लगाया है कि जिस स्नाइपर राइफल से शॉट लिए गए थे उसका नाम XM-21 स्नाइपर राइफल है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन स्नाइपर राइफल्स का आखिरी बार इस्तेमाल साल 1950 से 75 के बीच किया गया था। मतलब ये एक बहुत पुरानी स्नाइपर राइफल है जिसका कोई भी डेटा उनके डेटाबेस में मौजूद नहीं है। मुमकिन है कि यह कोई मिलिट्री रिटायर्ड बंदूक हो, इसलिए अब उन्हें मिलिट्री बेस पर जाकर खबर लेनी होगी। मैकेंजी लाइमार्क को बताता है कि मिलिट्री बंदूकों के रिटायर होने के बाद उन्हें शायद किसी पुलिस सेंटर या किसी और अर्धसैनिक बल में भेज दिया जाता है। तब एलेनोर कहती है कि उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि इन बंदूकों को कौन ऑथराइज करता है और उन्हें आगे कैसे भेजा जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद लाइमार्क एलेनोर और मैकेंजी को लेकर उस मुर्दा घर में जाता है जहां इस घटना के विक्टिम्स की बॉडीज रखी गई थीं। किलर ने हर एक बॉडी को एक ही सिंगल शॉट में बड़ी परफेक्शन के साथ खत्म किया है, किसी के सिर में, किसी की गर्दन पर तो किसी के सीने पर। इतने सटीक शॉट देखकर मैकेंजी को यकीन हो जाता है कि किलर शायद कोई एक्स मिलिट्री मैन है क्योंकि उसने अपनी मिलिट्री लाइफ में ही इतने परफेक्ट शूटर देखे थे। साथ ही उसे यह भी लगता है कि शूटर ने सबको इस तरह मारा है ताकि उन्हें ज्यादा तकलीफ न हो, जिसका मतलब है कि किलर ने किसी निजी दुश्मनी या गुस्से में यह सब नहीं किया है। ये बात अब काफी साफ है। इन सब बातों के बीच अचानक एक आदमी आकर खबर देता है कि उन्हें शायद किलर मिल गया है और उसका घर घेर लिया गया है। यह सुनकर लाइमार्क पूरी तरह हैरान हो जाता है और फौरन मौके पर पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि काउंटर टेररिज्म यूनिट का एक सीनियर ऑफिसर फ्रैंक वहां खड़ा है। फ्रैंक को देखकर लाइमार्क गुस्से में कहता है कि यह केस तो वह हैंडल कर रहा है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि उन्हें बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ा, इसलिए उन्होंने इसे असाइन कर लिया। जब वे एक बिल्डिंग चेक कर रहे थे तब एक आदमी ने सिक्योरिटी अलार्म बजाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और धमकी दी कि वह सबको मार डालेगा। फ्रैंक का मानना है कि वह आदमी मानसिक रूप से बीमार और टेररिस्ट टाइप का है और वही असली किलर है। जब फ्रैंक और लाइमार्क अंदर बैठकर इस बात पर बहस कर रहे थे, ठीक तभी फ्रैंक के ऑर्डर पर लोकल पुलिस टीम के लोग उस कमरे में घुस जाते हैं। कमरे में घुसकर वे उस आदमी को अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वह आदमी तुरंत कमरे की खिड़की से बाहर छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। उस आदमी के मरने के बाद लाइमार्क बुरी तरह भड़क जाता है और कहता है, जिसके पास तुम्हें कोई हथियार तक नहीं मिला, उसे पकड़ने के चक्कर में तुमने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। एक बेगुनाह को मारने के लिए अब तुम सबको जेल जाना होगा। खैर, पहला एक्शन बुरी तरह फेल होने के बाद अब लाइमार्क, मैकेंजी और एलेनोर मिलकर उन 3 पेंटर से पूछताछ करते हैं जिन्होंने 31 को उस बिल्डिंग में काम किया था। लेकिन उन तीनों में से किसी के भी खिलाफ कोई शक वाली बात नहीं मिलती। उनमें से एक अपना पूरा दिन अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखने में बिता देता है, दूसरे ने 2 साल पहले ही यह काम छोड़ दिया था और तीसरा व्यक्ति कुछ समय के लिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन हाथ टूट जाने की वजह से वह उसे जारी नहीं रख पाया। इस तरह इन तीनों पेंटर्स से कोई सुराग नहीं मिलता। फिर भी उनके दिए हुए पानी के गिलास से DNA सैंपल और फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं। इसी बीच एलेनोर का FBI ब्यूरो में ट्रांसफर होने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट में उसकी आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ और भी कई परेशानियां सामने आती हैं। लैब रिपोर्ट मिलने के बाद भी एलेनोर ने उसे सीधा लाइमार्क को क्यों नहीं दिया। इस बात पर लाइमार्क उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे काफी सुनाता है। लाइमार्क की डांट से मायूस होकर जब एलेनोर घर लौट रही होती है तब लाइमार्क उसे लिफ्ट ऑफर करता है और अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहता है। शुरुआत में एलेनोर अपना गुस्सा दिखाती है, लेकिन फिर वो लाइमार्क के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अब वे दोनों लाइमार्क के घर जाते हैं। वहाँ डिनर करने के बाद लाइमार्क एलेनोर से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है। एलेनोर की मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ था कि एक वक्त पर वह शायद काफी नशीली दवाओं का इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा अपने करियर की शुरुआत में एलेनोर ने FBI में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसकी मानसिक
मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से डॉक्टरों ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। लाइमार्क को यह भी पता चलता है कि जब एलेनोर 12 साल की थी तब उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। एलेनोर तब लाइमार्क को अपने हाथों पर खुद को चोट पहुंचाने के निशान दिखाती है। वह बताती है कि उसने पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ खुद को खुद ही से बचाने के लिए ज्वाइन किया था। उसके कॉलेज के दिनों में खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। मतलब एलेनोर काफी टैलेंटेड होने के बावजूद उस वक्त FBI ज्वाइन नहीं कर सकी थी। यह सब सुनकर लाइमार्क उससे कहता है कि शायद उस कातिल और एलेनोर की साइकोलॉजी काफी हद तक मिलती जुलती है, इसीलिए एलेनोर ही इस केस को सुलझाने में उसकी सबसे बड़ी मदद कर सकती है। अगले सीन में हमें एक शॉपिंग मॉल का नजारा दिखता है। रोजाना की तरह सब नॉर्मल तरीके से शॉपिंग कर रहे थे और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी अचानक एक आदमी शॉपिंग मॉल के बेसिन में अपने सारे कपड़े उतारकर शरीर साफ करते हुए दिखता है। यह देखकर एक शख्स परेशान हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को इस बारे में बताता है। यह खबर सुनकर 2 सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन तब तक वह आदमी बाहर आकर एक रेस्टोरेंट के अंदर बची कुची चीजें चुन चुनकर खाने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचते हैं और उसका बैग चेक करना चाहते हैं, लेकिन वह आदमी किसी भी हाल में अपना बैग दिखाने को तैयार नहीं होता। वह बार बार बस एक ही बात कह रहा था, मुझे बस घर जाना है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू की, उसने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मतलब यह वही शूटर है जिसने उस रात भयानक तांडव मचाया था। जब यह खबर FBI तक पहुंचती है तो वे तुरंत उस शॉपिंग मॉल की तरफ रवाना होते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि वहां पूरा कयामत का मंजर था। चारों तरफ लोगों और पुलिस वालों की लाशें बिखरी हुई थीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अकेले इंसान ने इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया। CCTV फुटेज में दिखता है कि वह आदमी मॉल से निकलने से पहले अपनी गंदी शर्ट एक कूड़ेदान में फेंक देता है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोका था तभी उसने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था, लेकिन एलेनोर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाती है कि यह किलर यहाँ सिर्फ खाना खाने आया था। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे टोका तो उसका दिमाग घूम गया और उसने यह कत्लेआम शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स के पास अब सबूत के तौर पर सिर्फ उस खूनी की वह शर्ट ही बची है, लेकिन तभी खबर मिलती है कि मॉल के सफाई कर्मचारियों ने कूड़ेदान की बाकी चीजों के साथ उस टी-शर्ट को भी कचरे के ढेर में फेंक दिया है। यह सुनकर लाइमार्क, एलेनोर और मैकेंजी को कचरे के ढेर से वह टी-शर्ट ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ हालात बिगड़ते देख शहर के मेयर लाइमार्क के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। मेयर मीटिंग में लाइमार्क से कहते हैं कि इस केस में उसकी लीडरशिप किसी काम नहीं आ रही है। वे फैसला लेते हैं कि शॉपिंग मॉल के उस CCTV फुटेज को टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। लाइमार्क के मना करने के बावजूद उस फुटेज को टीवी पर चला दिया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि अगर वे किसी भी संदिग्ध इंसान को देखें तो तुरंत कॉल करें। इसके बाद कई कॉल्स आते हैं। तभी अचानक हॉटलाइन पर एक शख्स कॉल करता है जो खुद को किलर होने का दावा करता है। वह कहता है कि उसे अमेरिकी लोगों से नफरत है और वह यह काम जारी रखेगा। वह यह भी बताता है कि इस काम में कुछ असिस्टेंट उसकी मदद कर रहे हैं। जब वह आदमी फोन पर धमकियां दे रहा था तब डिटेक्टिव्स उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटे थे। लोकेशन मिलते ही वे उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लाइमार्क अपनी टीम के साथ भेस बदलकर उस लोकेशन पर जाता है जो कि एक सुपर शॉप थी। यहाँ एलेनोर और मैकेंजी एक कपल का भेस बनाकर शॉपिंग करने का नाटक करते हैं। वहाँ कुछ गुंडे टाइप के लोग मौजूद थे जिन्हें देखकर वे मान लेते हैं कि यही वो किलर होगा। बहुत ही चालाकी से वे उनके पास पहुंचते हैं और अपनी पिस्तौल निकालकर चिल्लाते हैं, हम FBI से हैं, सब अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। लेकिन वे लोग उनकी बात सुनने के बजाय उलटा अपनी पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते डिटेक्टिव्स और पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। एलेनोर गोली लगने से एक तरफ गिर जाती है और मैकेंजी उन लोगों पर जवाबी फायरिंग करता है। कुछ ही देर में FBI की गोलियों से वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और सुपरमार्केट का फर्श खून से भर जाता है। लेकिन जब इस मिशन के बाद उन्हें पता चलता है कि वह दरअसल एक प्रैंक कॉल था और ये लोग सिर्फ मजा लेने के लिए और टीवी पर हीरो बनने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो सबके होश उड़ जाते हैं। सोचिए, सिर्फ एक मजाक के चक्कर में आज इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना के बाद लाइमार्क को FBI के सीनियर अफसरों ने तलब किया क्योंकि वह अब तक असली किलर को नहीं पकड़ पाया था। ऊपर से अधिकारियों को एलेनोर के अतीत के बारे में भी पता चल गया था कि उसे पहले रिजेक्ट किया गया था और वह ड्रग एडिक्ट रह चुकी थी। लाइमार्क उनका बचाव करते हुए कहता है कि उसके लिए एलेनोर एक जिम्मेदार और समझदार डिटेक्टिव है, क्योंकि जब उस बिल्डिंग में सब भाग दौड़ीच कर रहे थे तब सिर्फ उसी ने दिमाग लगाकर सबके चेहरे रिकॉर्ड किए थे। लाइमार्क साफ कह देता है कि इस केस के कातिल को सिर्फ एलेनोर ही पकड़ सकती है। अगर वे चाहें तो उसे नौकरी से निकाल
सकते हैं, लेकिन फिर वे कातिल को पकड़ने का मौका भी खो देंगे। मगर एफबीआई के अफसरों ने लाइमार्क की एक नहीं सुनी और लाइमार्क के साथ साथ एलेनोर को भी इस केस से बाहर कर दिया गया। इतने सालों की सर्विस के बाद इस तरह निकाले जाने पर लाइमार्क काफी डिप्रेशन में चला जाता है और शराब पीने लगता है, जबकि मैकेंजी और एलेनोर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। खैर, केस से हटा दिए जाने के बावजूद एलेनोर ने हार नहीं मानी। उसे पता चलता है कि पेंटर लैंग ने उस दिन उससे एक झूठ बोला था। उसने 31 को उस धमाके वाली बिल्डिंग में अपनी जगह किसी और से पेंटिंग का काम करवाया था। ये पता चलते ही एलेनोर सीधे उस पेंटर के घर पहुंच जाती है। पहले तो पेंटर सच छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे सच बोलने के लिए कहती है तब वह मान जाता है। वह एलेनोर और लाइमार्क को बताता है कि उसने कुछ पैसों और खाने के बदले एक आदमी से 2 दिन काम करवाया था। वह आदमी शाकाहारी था क्योंकि उसने सिर्फ वेज खाना ही मांगा था। उस आदमी का नाम डीन था, जो कभी एक कसाई खाने में काम करता था, लेकिन जब से उसने वह काम छोड़ा उसने मांस को हाथ तक नहीं लगाया। उसे मीट देखते ही उल्टी आने लगती थी। ये बातें सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि वे कातिल के करीब पहुंच रहे हैं। वे एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर डीन का स्केच बनवाते हैं और उसे लेकर शहर के अलग अलग कसाई खानों में जाते हैं। आखिर में एक कसाई खाने में उन्हें डीन का पता मिल जाता है। वहाँ एक बुजुर्ग महिला उसे पहचान लेती है और बताती है कि उसका पूरा नाम डीन पॉसी है। जब वह वहाँ काम करता था तो बहुत ही शांत और शरीफ था, लेकिन एक आदमी उसे रोज परेशान करता था। फिर एक दिन वह आदमी कसाई खाने में मृत पाया गया। डीन ने सबको बताया था कि कसाई खाने की मशीन की वजह से वह एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सब जानते थे कि यह काम डीन ने ही किया था। इस घटना के बाद डीन ने कसाई खाने की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद लाइमार्क और एलेनोर डीन के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उसके घर चले जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि डीन के पिता एक शूटिंग इंस्ट्रक्टर थे, जिससे ये साफ हो गया कि डीन ने अपनी सटीक शूटिंग स्किल्स अपने पिता से ही सीखी थी। डीन के घर पहुंचने के बाद एलेनोर मैकेंजी को फोन करना चाहती है, लेकिन लाइमार्क उसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि फोन करते ही पूरा ब्यूरो यहाँ आ जाएगा और केस उनके हाथ से निकल जाएगा। उनकी बातचीत के बीच ही पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। लाइमार्क गाड़ी से उतरकर देखता है कि उसमें डीन पॉसी की माँ बैठी है। उसकी माँ उन्हें देखते ही समझ जाती है कि ये एफबीआई के लोग हैं, इसलिए वह साफ कह देती है कि वह अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। लाइमार्क उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वह मदद करेगी तो डीन को पकड़कर कई मासूमों की जान बचाई जा सकती है। एलेनोर और लाइमार्क घर के अंदर जाकर डीन की माँ से पूछताछ करते हैं। वह बताती है कि बचपन से ही डीन बहुत होशियार और मेहनती था। उसके पिता रोजाना शूटिंग प्रैक्टिस के बाद डीन को टारगेट कलेक्ट करने के लिए भेजते थे। एक दिन जब डीन इसी तरह टारगेट लेने गया तो उसके पिता ने गलती से उसके सिर पर गोली चला दी। हालांकि वे प्रैक्टिसिंग बुलेट्स थीं, इसलिए डीन बच तो गया, लेकिन उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई। फिर भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए डीन ने आर्मी में शूटर के लिए अप्लाई किया, लेकिन फिजिकली अनफिट होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद डीन पूरी तरह आवारा और अकेला हो गया। जब लाइमार्क और डीन की माँ बात कर रहे थे तभी एलेनोर अचानक बाहर देखती है कि मेज पर 2 कप रखे हैं। ये देखते ही वह समझ जाती है कि डीन यकीनन यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। वह लाइमार्क को सावधान तो करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डीन दूर एक कुटिया से अपनी स्नाइपर राइफल से उन पर फायरिंग कर देता है और इस फायरिंग में लाइमार्क अपनी जान गंवा देता है। ये सब देखकर एलेनोर डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन डीन की माँ उसे हिलने से मना कर देती है। वह कहती है, अगर तुम हिली तो मेरा बेटा तुम्हें भी शूट कर देगा। डीन की माँ बताती है कि अगर एलेनोर डीन को सुरक्षित जेल भेजने का भरोसा दे तो शायद वह सरेंडर कर दे। एलेनोर तब डीन की माँ से कहती है कि चूंकि डीन उन पर भरोसा करता है इसलिए वह उसकी गन ले ले, ताकि डीन को लगे कि एलेनोर सरेंडर कर रही है। उसकी बात मानकर डीन की माँ पिस्तौल लेकर बाहर निकलती है और डीन को बुलाती है। वह डीन को समझाती है कि तुम सरेंडर कर दो, पुलिस तुम्हारा इलाज कराएगी और तुम्हें ठीक कर देगी। लेकिन डीन अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। डीन की माँ समझ जाती है कि वह अब अपने बेटे को नहीं बचा पाएगी, इसलिए वह अचानक खुद को खत्म कर लेती है। अपनी माँ की मौत के बाद डीन उस कुटिया से बाहर निकलता है और अपनी स्नाइपर राइफल ताने हुए एलेनोर की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे के अंदर एलेनोर बुरी तरह डरी हुई खड़ी थी, लेकिन डीन उसे कुछ नहीं करता और अपनी बंदूक और पिस्तौल मेज पर रख देता है। ये देखकर एलेनोर को थोड़ा हौसला मिलता है और वह उससे कहना शुरू करती है कि एफबीआई ने उसे यहाँ उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए भेजा था। एलेनोर कहती है, मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन ये खून खराबा किसी चीज का हल नहीं है। प्लीज सरेंडर कर दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अच्छे इलाज की सुविधा दिलवाऊंगी। ये सुनकर डीन कहने लगता है कि वह इस पूरी इंसानियत से नफरत करता है। जो लोग आतिशबाजी जैसा शोर मचाकर दुनिया की शांति खराब करते हैं, वह बस उन्हें साफ करके दुनिया का कचरा हटा रहा था। उसे लगता है कि उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह जहां भी जाएगा लोगों की नजरों में रहेगा। इसके बाद डीन एलेनोर को हैरान कर देता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया है। डीन एक शर्त रखता है, अगर तुम वादा करो कि मुझे हेडशॉट देने के बाद मेरी लाश जला दोगी तो मैं सरेंडर कर
सकता हूँ। एलेनोर राजी हो जाती है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। डीन को लगता है कि एलेनोर ने उसे जाल में फंसाया है, इसलिए वह उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। डीन एलेनोर को कमरे के अंदर बांध देता है और अपनी राइफल लोड करके बाहर जाता है। ये पुलिस वाले डीन की गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन डीन खिड़की से उन पर शॉट लेकर एक पुलिस वाले को गिरा देता है। दूसरा पुलिस वाला वॉकी टॉकी पर बैकअप मांगता है, लेकिन डीन उसे भी खत्म कर देता है। खबर मिलते ही पूरी टीम डीन के घर पहुंच जाती है। एलेनोर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज मेरे बंधन खोल दो, मैं बाहर जाकर सबको गोली चलाने से मना कर दूंगी। लेकिन डीन उसकी बात अनसुनी करके पूरी टीम को उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव सेट करने लगता है। जब डीन नहीं मानता और बम एक्टिव करने वाला होता है, तब एलेनोर गुस्से में आकर उसके गले पर काट लेती है और उसकी गर्दन की नस चीर देती है। एलेनोर की इस हरकत से डीन सुन्न पड़ जाता है और उसे बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। जब बाहर सन्नाटा छाता है तो एलेनोर खुद को छुड़ाकर बाहर आती है और सबको पूरी बात बताती है। पूरी टीम डीन का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचती है, जहां डीन मरणासन्न हालत में पड़ा था। सब उसे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन डीन सरेंडर करने के बजाय उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में पूरी फोर्स मिलकर उसे गोलियों से छलनी कर देती है। इसी के साथ 31st के उस भयानक किलर डीन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। केस खत्म होने के बाद FBI एलेनोर से अपना मुंह बंद रखने को कहती है, क्योंकि नियम के मुताबिक ऐसे अपराधियों को बिना पूछताछ के सीधे मारना गलत था। मुंह बंद रखने के बदले एलेनोर को FBI में एनालिस्ट का पद ऑफर किया जाता है। पहले तो एलेनोर मना करती है, लेकिन FBI अफसर उसे समझाते हैं कि उसके और लाइमार्क के सस्पेंड होने के बाद भी जांच जारी रखने की वजह से पिछली रात 17 पुलिस वाले मारे गए थे, जिसके लिए उसे उम्र कैद हो सकती है। यह सुनकर एलेनोर कहती है कि वह FBI का ऑफर स्वीकार करेगी, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली, लाइमार्क को सम्मान के साथ मेडल दिया जाए, और दूसरी, उसे खुद को FBI का स्पेशल एजेंट बनाया जाए, क्योंकि वह इसके काबिल है। अधिकारी उसकी बात मान लेते हैं और एग्रीमेंट साइन हो जाता है। इतने भयानक केस को सुलझाने के बाद मीडिया में एलेनोर को बहुत शोहरत मिलती है और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।